नमस्कार दोस्तों, चाणक्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हरजीत गोयल फिर से आपके साथ हाजिर हूं नेक्स्ट क्लास के साथ। पॉलिटी की जो हमने सीरीज शुरू की थी उसमें अभी तक हमने भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 तथा संविधान के निर्माण वाला टॉपिक जो है वो कवर किया था। हालांकि संविधान के निर्माण का जो पहला टॉपिक है उसको हमने कंप्लीट की थी पहली क्लास, उसमें टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको कंटिन्यू करते हैं आज। अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है उसको पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा रिपीट मैं करवा देता हूं आपको कि हमने संविधान सभा की मांग की बारे में पढ़ा था कि संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। कब मांग की थी, तो 1895 में उन्होंने मांग की थी। किस में मांग की थी, तो स्वराज विधेयक में मांग की थी। फिर 1922 में दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या मांग की थी, तो कि संविधान जो है वो संविधान सभा जो है वो भारतीयों के द्वारा निर्मित होनी चाहिए। उसके बाद में प्रथम आधिकारिक मांग रखने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो व्यक्ति कौन था, तो वो व्यक्ति था एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। फिर उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में 1938 में मांग रखते हैं कि संविधान सभा का जो गठन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। इन सभी मांगों को जो है वो अंग्रेजों की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। उसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अंग्रेज सत्ता जो है, ब्रिटिश सरकार जो है वो कुछ प्रस्ताव भारतीयों के समक्ष रखती है। उस कड़ी में जो पहला प्रस्ताव रखा गया था वो अगस्त प्रस्ताव रखा गया था 1940 के अंदर, जिसमें डोमिनियन स्टेटस तथा संविधान निर्मात्री सभा के बारे में चर्चा की गई थी। संविधान सभा का डायरेक्टली कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया था। उसको अस्वीकार कर दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से भी और मुस्लिम लीग की तरफ से भी, क्योंकि संविधान सभा का गठन जो किया जाना था वो संविधान युद्ध के पश्चात किया जाना था। उसके बाद में क्रिप्स मिशन 1942 में भेजा जाता है और उसमें भी डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है। डोमिनियन स्टेटस के साथ साथ में उसमें संविधान सभा का सभी पहली बार जो है उल्लेख किया जाता है। और संविधान सभा किससे मिलकर बनेगी, तो देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो नरेश होंगे वो अपने प्रतिनिधि मनोनीत करके भेज सकते हैं और प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदस्यों के द्वारा जो है ये संविधान सभा का निर्वाचन होना तय किया गया था। लेकिन इस क्रिप्स मिशन के बारे में जो है वो भी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ही इसको ठुकरा देती है और इसे स्वीकार नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, कारण यही था कि वो संविधान निर्माण ये जो कब बनाई जानी थी संविधान सभा, तो ये युद्ध के पश्चात बनाई जानी थी। उसके बाद में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को हमने पढ़ा था 1946 में। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आता है। उसमें 3 सदस्य होते हैं, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष होते हैं और इन्होंने मुस्लिम लीग को भी काफ़ी हद तक विश्वास में ले लिया था, उनको अलग से आरक्षण देकर संविधान सभा में, और संविधान सभा के गठन का प्रावधान जो है इन्हीं की सिफारिशों से किया गया था। संविधान सभा जो है वो किस प्रकार से कितने सदस्य चुने जाने थे, इसके लिए कैबिनेट मिशन ने जनसंख्या को आधार बनाया और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना तय किया गया। और क्या किया गया था, तो 389 सदस्य कुल निर्धारित किए गए थे। 292 सदस्य जो प्रांतों से आने थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आने थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से आने थे। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचन किया जाता है, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त होती है, 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त होती है और 15 निर्दलीय सदस्य जो वो चुने जाते हैं। संविधान सभा के निर्वाचन में मुस्लिम लीग मुस्लिमों को प्राप्त सारी सीटें भर नहीं पाई थी, इसलिए उन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक से ही संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी 2 ऐसे चेहरे थे जिन्होंने संविधान सभा के लिए निर्वाचन में भाग नहीं लिया था। और तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण 2 ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने संविधान सभा से क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। और संविधान के निर्माता जिन्हें हम कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो 2 जगह से निर्वाचित होते हैं, एक बंगाल से और दूसरा बॉम्बे से। 15 महिलाएं जो है वो संविधान सभा के लिए चुनी जाती है। इसके बाद क्या हुआ था वो आज हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का चुनाव पर थोड़ी और बता देता हूं कि संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संगमरमरीय प्रणाली के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के जो 292 सदस्य थे वो किसके द्वारा चुने गए थे, तो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा उनका निर्वाचन किया गया था। इस प्रकार से हमारी संविधान सभा निर्वाचित होकर तैयार थी। अब क्या करना है, कार्यप्रणाली शुरू करनी है। और कार्यप्रणाली में क्या करेंगे, पहली बैठक
और पहली बैठक से आज अपने शुरू करते हैं कि पहली बैठक कब हुई थी और इसमें क्या क्या काम किया गया था। तो आज अपने बात करते हैं पहली संविधान सभा की बैठकें, और संविधान सभा की बैठकों में हमें 3 बैठकें जो है वो पढ़नी है। कितनी बैठकें पढ़नी है? 3 बैठकों पर चर्चा करेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। इसमें क्या क्या बातें की गई थी उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली प्रथम बैठक। तो प्रथम बैठक जो हुई थी, प्रथम बैठक संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है वो होती है 11 और 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की जाती है। प्रथम बैठक में क्या क्या काम हुआ था, क्या प्रावधान रखे गए थे, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। इसमें से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली बैठक जब हुई, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहली बैठक से उधर मुस्लिम लीग खार खाए हुए थे, उनको उतनी सीटें, अपेक्षित सफलता जो है वो चुनाव में नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें तो अलग पाकिस्तान देश ही चाहिए, हमारी संविधान सभा अलग ही बनी चाहिए, हम संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं। मुस्लिम लीग के सदस्य जो है वो पहली बैठक में भाग लेने के लिए नहीं आते हैं। इसके साथ साथ में कुछ देसी रियासतों ने भी अपने प्रतिनिधि जो है वो संविधान सभा में पहली बैठक में नहीं भेजे थे, इसलिए 389 सदस्यों में से जो सदस्य संख्या यहाँ उपस्थित हुई थी वो मात्र कितने थे? 211। यानी पहली बैठक में 211 सदस्य जो है वो उपस्थित हुए थे। कई किताबों में आपको ये 205 संख्या भी मिल सकती है और दी भी जाती है, कई पुस्तकों में 205 लिखे हुए, लेकिन 211 सही उत्तर है। तो 211 सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। मुस्लिम लीग जो है वो क्या करती है? प्रथम बैठक का बहिष्कार करती है। मुस्लिम लीग प्रथम बैठक से संविधान सभा का बहिष्कार करती है। यानी मुस्लिम लीग जो है वो अलग से पाकिस्तान देश और अलग से संविधान सभा की मांग करना दोबारा शुरू कर देते हैं कि हमें इस संविधान सभा में भाग नहीं लेना है। और क्या हुआ था? अब कार्य प्रणाली शुरू करने के लिए किसी भी इतनी बड़ी सभा जब बनाई जा रही है तो अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, और अध्यक्ष किसको चुना जाए? अब सारे सदस्य ऐसे बैठे हैं, तो फ्रांसीसी प्रणाली के अनुसार तय किया गया कि जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य है उसे हम क्या बनाएंगे? अध्यक्ष बनाएंगे। और उस समय सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। अब प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो स्थायी नहीं थे, ये ध्यान रखना कि वो फ्रांसीसी प्रणाली में ऐसा होता है कि वहाँ सबसे बड़े सदस्य को एक बार के लिए अध्यक्ष बना दिया जाता है ताकि बाकी जो लोकतांत्रिक तरीके से क्या है निर्वाचन करवाया जा सके। तो इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि एक संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना और उपाध्यक्ष वगैरह इनका निर्वाचन करवाना। तो प्रथम बैठक में सिर्फ ये काम हुआ था कि सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, इनको क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन प्रश्न 2 तरीके से आते हैं अध्यक्ष के बारे में। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। पर प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। 11 दिसंबर वाली बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। तो प्रथम बैठक में फिर से हम बात करें कि प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? संविधान सभा का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। और प्रथम ये कैसे अध्यक्ष थे? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम कैसे अध्यक्ष थे? तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और क्या किया गया था? कितने सदस्य ने भाग लिया? तो 211। और कौन प्रथम बैठक से ही इसका बहिष्कार करती है? तो मुस्लिम लीग जो है वो प्रथम बैठक से संविधान सभा का क्या करती है? बहिष्कार करती है। इसके 2 दिन बाद फिर दूसरी बैठक होती है। तो दूसरी बैठक कब की गई थी? तो दूसरी बैठक जो होती है वो होती है आपकी, दूसरी बैठक जो हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946। अब अस्थायी अध्यक्ष था, आप यूं समझिए अस्थायी अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी भूमिका निभा रहा था वहां पर। तो यहां पर अस्थायी अध्यक्ष जो है वो क्या करेगा? निर्वाचन करवाएगा। किसका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। तो दूसरी बैठक में क्या किया गया था? तो प्रथम
संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। यानी आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो उपाध्यक्ष बनाया जाना था, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष के रूप में किसको निर्वाचन किया गया था, तो एच.सी. मुखर्जी। हालांकि एक पर्सन और भी बनता है उपाध्यक्ष से, उपाध्यक्ष 2 थे, एक बाद में और बनाया गया था। बाद में कब बनाया गया था, 16 जुलाई 1948 को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का, और वो कौन थे, वी.टी. कृष्णमाचारी। तो संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष जो थे वो थे वी.टी. कृष्णमाचारी। तो अगर आपसे प्रश्न सीधा सीधा पूछे कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी कर देना। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे, तो वी.टी. कृष्णमाचारी को बनाया गया था। कब बनाया गया था, यह बाद में बनाया गया था, 16 जुलाई 1948 को। 16 जुलाई 1948 को संविधान सभा के द्वारा दूसरा उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, और वो कौन थे, वी.टी. कृष्णा। तो पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और दूसरे उपाध्यक्ष वी.टी. कृष्णमाचारी, ये काम किया गया था। और क्या काम किया गया था कि एक संवैधानिक सलाहकार की जरूरत है कि संविधान पर सलाह दे सके, और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व जो बी.एन. राव, जो संविधान के अच्छे ज्ञाता थे, उन्हें क्या बनाया गया था, संविधान के सलाहकार बनाया गया था। आप उनका इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया था वो किसने तैयार किया था, बी.एन. राव। और जो अंतिम प्रारूप तैयार किया गया था तो वो प्रारूप समिति के द्वारा, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी जो संविधान की रूपरेखा तैयार करके दी गई थी, वो रूपरेखा तैयार करने वाले प्रथम व्यक्ति अगर कोई थे तो वो बी.एन. राव थे, जिन्हें संविधान सभा ने क्या बनाया था, संवैधानिक सलाहकार। तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि कई पेपरों में अब पूछे भी जाने लगा है कि संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। तो संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था, संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था, सलाहकार। तो ये बनाए गए थे बी.एन. राव। अब बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार के साथ साथ में एक और प्रश्न जो पूछा जा सकता है आपसे संवैधानिक सलाहकार से, वो क्या पूछा जा सकता है कि संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, प्रथम प्रारूप। तो प्रथम प्रारूप का जब प्रश्न आए तो आप सीधा सीधा उत्तर कर देना बी.एन. राव। यानी संविधान की प्रथम रूपरेखा अगर कोई तैयार करने वाला व्यक्ति था तो वो कौन था, बी.एन. राव। बी.एन. राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार करके दिया था। और अंतिम प्रारूप पूछ ले तो प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसके अध्यक्ष थे, उन्होंने ये काम किया था। एक संवैधानिक वक्ता बनाया गया था, संवैधानिक वक्ता, संविधान में बोलने वालों, यानी जो भी चीज होगी वो सामने रखने वाला व्यक्ति जो होगा वो कौन होगा, जो बोलने में एक्सपर्ट हो, तो वो बनाया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो संवैधानिक वक्ता का जब प्रश्न आए तो राधाकृष्णन, और संवैधानिक सलाहकार पूछे तो बी.एन. राव। प्रथम स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं। और प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो एच.सी. मुखर्जी, और अगर दूसरे उपाध्यक्ष पूछे तो वी.टी. कृष्णमाचारी जो है वो दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे। तो दूसरी बैठक में क्या क्या चीजें हुई थी, कब हुई थी, पहले तो 2 दिन बाद, कब, 11 दिसंबर 1946 क्या हुआ था, तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी के साथ साथ में उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, वी.टी. कृष्णमाचारी, और उसके साथ साथ में संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो बी.एन. राव। और बी.एन. राव कौन व्यक्ति थे, जिन्होंने संविधान की प्रथम रूपरेखा या प्रथम प्रारूप तैयार करके दिया था, और उसके बाद में संवैधानिक सलाहकार के रूप में राधाकृष्णन को चुना गया था।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो दूसरी बैठक में कर ली गई थी। और इसके बाद जो है क्या करना है, अब देखो हमारे पास में अध्यक्ष आ गया है, उपाध्यक्ष आ गया है, संविधान सभा के पास में सारा कुछ आ गया है। अब क्या किस चीज़ की आवश्यकता है, आवश्यकता है एक उद्देश्य की, एक ढांचा जो है, उस ढांचे के तहत संविधान सभा संविधान का निर्माण कर सके कि भारतीय नागरिकों को किस क्या क्या कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, कौन कौन से स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, कौन सी समानता दी जानी चाहिए। इस प्रकार की एक क्या चाहिए था, उद्देश्य प्रस्ताव चाहिए था। और संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव की जो जिम्मेदारी सौंपी वो सौंपी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, इस बात का अंदाजा ये लगाइए कि उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप आपको प्रस्तावना में देखने को मिलता है, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, जिसमें हम भारत का स्वरूप देखते हैं कि कैसा होना चाहिए, भारतीय नागरिकों को कौन सी न्याय व्यवस्था प्रदान की जाए, कौन सी स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए, समता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बंधुता कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें जो है वो उसमें दी गई है, कौन सी तारीख वगैरह सब जो प्रस्ताव में लिखी हुई बातें थी उसका संशोधित रूप हमने प्रस्तावना में बना दिया, जो एक तरीके से परिचय पत्र था कि जिस तरीके से काम करना था संविधान सभा को, रूपरेखा तैयार करनी थी एक। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, इस पर चर्चा करते हैं। और कब प्रस्तुत किया गया था, तो तीसरी बैठक जो है, उस तीसरी बैठक में, तीसरी बैठक कब होती है, फिर 2 दिन बाद। तीसरी बैठक कब हुई थी, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। और इस तीसरी बैठक में क्या प्रावधान किए गए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव मतलब क्या, कि एक रूपरेखा तैयार करके देते हैं कि संविधान में, संविधान के भारत में सब, भारत का स्वरूप कैसा होगा, कि संप्रभु होगा, समाजवादी होगा कि नहीं होगा, ठीक है, लोकतांत्रिक होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार की बातें उसमें की गई थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चलकर हम प्रस्तावना के रूप में पढ़ लेंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस बार के आरएस में भी प्रश्न था उद्देश्य प्रस्ताव का, अगर आपने किसी ने देखा होगा 2023 का जो आरएस था, उस आरएस में भी प्रश्न पूछा गया था। कथन दिए हुए थे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, कौन सी तारीख को प्रस्तुत किया था, कौन सी तारीख को पारित हुआ था, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया था, 13 दिसंबर 1940। कौन सी बैठक थी, तीसरी बैठक। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। और इस उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा होती है। कहां पर चर्चा होगी, संविधान सभा में। संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। और चर्चा करते हुए लगभग 1.5 महीना लगा दिया जाता है कि क्या क्या चीजें रखी जानी चाहिए, संविधान कैसा बना चाहिए। तो पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार की जाती है। और इसके लिए संविधान सभा 1.5 महीना ले लेती है लगभग। और आगे एक तारीख आती है 22 जनवरी 1947। और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति के माध्यम से इस संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव से बनने वाले प्रश्नों पर विचार कीजिए आप। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ, किसने किया, और संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार किया। तो पहला 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। कौन करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा जो है इसे क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। तो संविधान सभा जो है वो कौन सी तारीख को, 22 जनवरी। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर सन चेंज होगा, वो सन क्या होगा, 1947। इधर क्या है 1946, दिसंबर का महीना है, और इधर 22 जनवरी। तो 22 जनवरी को क्या हुआ, 22 जनवरी को ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था, इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करके और अब संविधान का क्या करना था, निर्माण शुरू करना था। आप खुद सोच के देखिए कि अगर संविधान 389 सदस्य अगर कार्य का बंटवारा नहीं करेंगे तो क्या संविधान कौन सा काम के किसके द्वारा किया जाना चाहिए, मूल अधिकारों पर कौन काम करे, संघीय शक्ति पर काम कौन करे, प्रांतीय शक्ति पर कौन काम करे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्यों का बंटवारा करना पड़ेगा। और कार्य का बंटवारा करने के लिए जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उनको अलग अलग समितियों का क्या बनाना पड़ेगा, अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया कि कार्यों का विभाजन किया गया पहले तो, और अलग अलग समितियां बनाई गई। और
हम 8-9 समितियां पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण संविधान सभा की समितियां थी, जिन समितियों के अध्यक्ष आपको याद करने हैं। इन समितियों के माध्यम से संविधान सभा अलग अलग कार्य करेगी, जैसे संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यकों के लिए समिति, नियम प्रक्रिया समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति, इस प्रकार की खूब सारी समितियां हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन वो समितियां हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही कि संविधान सभा के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे, कौन कौन सी बैठकें हुई थी, वो बैठकों के बारे में आपको याद रखना है कि 3 बैठकें महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा कुछ तो तथ्य और मैं आपको बता देता हूं बैठकों के बारे में। संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी, ये प्रश्न अगर आपसे कोई पूछा है तो संविधान सभा की जो कुल बैठकें हुई थी वो 165 बैठकें हुई थी। अधिवेशन कितने हुए थे, तो अधिवेशन जो हुए थे वो हुए थे आपके 11 अधिवेशनों के माध्यम से 165 बैठकों का आयोजन किया जाता है। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो अंतिम बैठक जो होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को जो है वो क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, और संविधान सभा उसके बाद में विधानमंडल के रूप में कार्य करती रही थी। 24 जनवरी लास्ट तारीख थी जब संविधान सभा के रूप में बैठक हुई थी, और संविधान सभा 24 जनवरी के बाद में केंद्रीय विधानमंडल के रूप में 1952 तक, जब तक देश में प्रथम निर्वाचन नहीं होता था तब तक विधानमंडल के रूप में कार्य करती रही थी। तो अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950, और प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, कुल बैठकें कितनी हुई, 165। अधिवेशन कितने हुए, 11। प्रथम बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, तीसरी बैठक 13 दिसंबर। प्रथम बैठक में क्या हुआ, तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उपाध्यक्ष के रूप में एस.सी. मुखर्जी को चुन लिया गया, और दूसरे जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो वी.टी. कृष्णामाचारी बनाए गए थे। और क्या किया गया था, तो सर बी एन राव को क्या बना दिया गया था, संवैधानिक सलाहकार, जिन्होंने प्रथम प्रारूप तैयार करके दिया था, और राधाकृष्णन को जो है वो क्या बना दिया गया था, संवैधानिक वक्ता के रूप में चुन लिया गया था। तीसरी बैठक में क्या हुआ, तो तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चलकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव वो रूपरेखा थी जिस पर संविधान सभा को काम करना था, और उस रूपरेखा के तहत उस पर चर्चा की जाती है, और उस चर्चा के दौरान 1.5 महीना लग जाता है, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। और स्वीकार करने के बाद कार्यों का विभाजन करना है, और अलग अलग समितियां बनानी है। जो अलग अलग समितियां बनाई जाएगी, जो अलग अलग संविधान के पार्ट्स पर काम करेगी, वो समितियां पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।